काफिर दीवाना राहों में। नमस्कार दोस्तों, आपने अभी सुना काफिर दीवाना। और काफिर दीवाना के दो कलाकार, एक जो इससे एज अ सिंगर एज अ एक्टर लॉन्च हो रहे हैं, सुहर्ष राज, और इसके राइटर डायरेक्टर कंपोजर देवाशीष सरगम, ये दोनों हमारे साथ हैं। आइए इनसे बात करते हैं। देवाशीष, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंग्रेचुलेशंस कि आप एक बार फिर कुछ ऐसा लेकर आए हैं जहां से इंडस्ट्री को एक नया टैलेंट मिलेगा, एक नया चेहरा मिलेगा। लेकिन मेरा सवाल यही होगा कि काफिर दीवाना को आपने क्या सोचकर तय किया कि हम काफिर दीवाना से ही सुहर्ष राज को हम ऑफिशियल एंट्री कराते हैं म्यूजिक इंडस्ट्री में? जी, जी। देखिए, ऐसा होता है कि कभी भी हम जब कोई भी गाना करते हैं या कोई प्रोजेक्ट लेकर आना चाहते हैं मास में, मतलब पब्लिक के सामने, तो उसकी तैयारी पहले से दिमाग में चलनी चाहिए। आप अगर ऐसा नहीं है कि आज हमने सोचा और कल हमने किसी को लॉन्च कर लिया। ये दिमाग में काफ़ी दिन से प्लानिंग चलता है। भले वो हाँ, पब्लिक को पता नहीं चले या जिनको लॉन्च करना है शायद उनको भी आइडिया नहीं हो। लेकिन हाँ। हमारे ऐसे डायरेक्टर, राइटर जो होते हैं, हम कैरेक्टर्स को ढूँढते रहते हैं, क्योंकि हमारे पास इतने सारे क्रिएटिविटी होते हैं। हम हर हम्म। इंसान में एक कैरेक्टर ढूँढते हैं या वो थॉट्स चलते हैं कि ये पिक्चर बन रही है या ये गाना में इसको डाल सकते हैं। तो उसी तरह काफिर दीवाना का जो कॉन्सेप्ट है, जब सुहर्ष के साथ मेरे इंटरेक्शंस होते थे और मैं उनको देखता था वो जिस तरह से ग्रो कर रहे थे, तो मैं उनको आइडियाज देता रहता था कि हाँ, कभी कुछ ऐसा कर लो, कभी कुछ ऐसा कर लो। उसका चाल ढाल, उसके बॉडी लैंग्वेज में मार्किंग करता था और दिमाग में वो हम्म। प्लानिंग चलती रहती थी कि कहीं ना कहीं से इस चीज़ों को जो है शायद एक समय, जब सही वक्त जब आएगा, तो फिर इसको मैं जो है लॉन्च करूंगा इस चीज़ को। एंड काफिर दीवाना एक अच्छा कॉन्सेप्ट रहा है और अच्छी चीज़ें रही हैं जो आपने भी देखा है, प्रोमो अभी देखा होगा। और जी। काफ़ी इसको हमने जो बनाया वो एक गाना ही, ऑफ कोर्स ये गाना है, बट दिमाग में ये रखते हुए नहीं बनाया इस मैंने काफिर दीवाना का जो सॉन्ग है, ये हम्म। एक एल्बम का गाना है। क्योंकि एल्बम जो है वो लोग ट्रीटमेंट जो एल्बम को करते हैं वो अलग ढंग से करते हैं, लेकिन एक पिक्चराइज जो होता है जो फिल्म की तरह होता है, तो वो चीजें हैं। तो जी। बिल्कुल। सुहर्ष से मैं जानना चाहूंगा कि काफिर दीवाना, आप जिस जनरेशन से आते हैं, आपकी जनरेशन इस तरह के शब्द इस्तेमाल करती है? आपने जब सुना कि काफिर दीवाना तो आपने गूगल किया या चैट जीपीटी से पूछा कि काफिर क्या होता है, या आपको पता था? जी, मुझे पूछना तो पड़ा चैट जीपीटी से कि काफ़िर क्या हाँ। होता है? दीवाना तो इस जनरेशन को हमेशा पता ही होता है कि दीवाना क्या जी, होता है। जी, जी। काफ़िर मुझे ज़रूर पूछना पड़ा चैट जीपीटी से कि काफ़िर का मतलब क्या होता है? वर यू कन्विंस कि हमें ये रखना चाहिए? आपका डेब्यू हो रहा है, आपकी पहली पहचान बनेगी इससे, आपको लोग आई जानेंगे और इसका रेफरेंस हमेशा आएगा आपके आगे के करियर में, क्योंकि पहला काम जो होता है वो एज अ रेफरेंस हमेशा यूज होता है। राइट। एब्सोल्युटली। आई वाज़ प्रीटी मच कन्विंस्ड बिकॉज़ फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज़ कन्विंस्ड मच बिकॉज़ इट वाज़ डन बाय माय डैड। सो हम्म। उनका उनका जो विज़न है, ही हैज़ नेवर फेल्ड इन हिज़ विज़न। And I have always trusted in his vision. And I have acted in three other short films as well of his. So I have a lot of belief in him कि वो जो भी करते हैं, वो जो भी किए हैं आज तक, including me in his short films, casting me in his short films as the lead child artist. So उनका उनके ऊपर काफ़ी मुझे बिलीव है कि उन्होंने जो काफ़िर दीवाना जो स्क्रिप्ट में जब उन्होंने क्रिएट किया था, व्हेन आई हर्ड दैट स्क्रिप्ट, मैं उसी वक़्त समझ गया था कि लोगों को काफ़ी ये पसंद आने वाला है। मुझे याद है आपने इसका मून वाइट फिल्म्स इंटरनेशनल जो फिल्म फेस्टिवल है, इसमें भी फेस्टिवल, आपने हाँ। प्रीमियर किया, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, ऑनलाइन भी बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा। बीइंग अ यूट्यूबर, मैं इस बात की इंपॉर्टेंस बहुत जानता हूं कि अगर आपको 24 घंटे में 1.2 मिलियन या 1.3 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, विच मीन्स अ लॉट। सो आप कैसे देखते हैं इसको देवाशीष, और क्या लग रहा है आपको जब ये प्रॉपर लॉन्च होगा, सबके सामने आएगा, तो लोग किस तरह से रिएक्ट करने वाले? देखिए, जहाँ तक इंडस्ट्री को हम समझते हैं, मुझे कहीं न कहीं से लगता है कि रियलिटी की बात, अगर रियलिटी चेक पे अगर हम बात करते हैं, तो लोग जो है नंबर्स को समझते हैं। आपके कितने सारे व्यूज़ हैं, कितने लोग लाइक्स कर रहे हैं, कितने सारे कमेंट्स आ रहे हैं। बेसिकली बट मैं समझता हूँ कि
नंबर्स ठीक है, ऑब्वियसली बात है, नंबर्स अच्छे होते हैं, अच्छा लगता है कि ये 1 मिलियन व्यूज में गए हैं, बट रियलिटी में मुझे ऐसा फील होता है कि नंबर से ज्यादा आप कितने लोगों के, आम पब्लिक के बीच में पहुंचे हैं। हाँ। क्योंकि डिजिटल चीजें ऐसी होती हैं कि नंबर्स में तो दिख जाते हैं, बट फैक्ट जिसको बोलते हैं एक जैसे पहले जमाने में जो होता था, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 20s 90s में हाँ जब हाँ हाँ। सोशल मीडिया इतना हाइप नहीं था, जी लोग इतना सोशल जी। मीडिया के बारे में नहीं जानते थे, हाँ। और पिक्चर जो है सुपर डुपर हिट होती थी, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली हम देखते थे। तो हम्म। डिजिटल के जमाने में अब जब चीजें आ गई तो लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि भाई व्यूज आ गया है, बहुत अच्छी बात है, दे अप्रिशिएट, मीडिया अप्रिशिएट करती है, बट क्या वो एक्चुअल में चीजें जो दर्शक के सामने जा रहा है वो कितना चीज को लाइक कर पा रहे हैं, या वो सिर्फ स्वैप कर रहे हैं और सिर्फ कुछ सेकंड के लिए देख रहे हैं। तो ये बड़ा हमारे लिए एक क्वेश्चन हो जाता है। बट एज फार एज काफिर दीवाना जिसपे 1.2 मिलियन व्यूज आ गए, वो हमें ये नंबर्स देख के ऑब्वियसली अब ट्रेंड के साथ ही हमें चलना है, तो ये हमारे लिए भी बहुत सरप्राइजिंग था, क्योंकि जिस दिन हम हमने प्रोमो डाला था उस दिन सुहर्ष का बर्थडे भी था, 31st अच्छा। को हमने जी ये डाला था, एंड कुमार सर साथ में थे और सब हम पार्टी कर रहे थे, बर्थडे का ही छोटा मोटा एक सेलिब्रेशन कर रहे थे। बट बाद में जब हमें व्यूज पता चला तो हमने काउंटडाउन, सुहर्ष ने काउंटडाउन स्टार्ट कर दिया कि बस ये तो मिलियंस की तरफ जा रहा है। मैं बोला कि इट इज नॉट पॉसिबल, एक दिन में मिलियंस जाना इम्पॉसिबल है। बट वो देखते थे, जैसे केक कटा, केक कटने के बाद हमने जब रियलिटी में वापस से चेक किया तो इट वाज एक्चुअली 1.2 मिलियन व्यूज उसके ऑलरेडी चले गए थे प्रोमो के। तो सो देवाशीष, एज अ फिल्म मेकर कितना चैलेंजिंग होता है, आप एक फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हो या आप एक बहुत छोटे से गाने को जिसकी ड्यूरेशन कम है, छोटा मैं कह रहा हूँ ड्यूरेशन के हिसाब से, तो कितना चैलेंजिंग होता है कि आप उसमें, कहते हैं ना, गागर में सागर भरना है, आपको थोड़े में आपको सब कुछ कहना है, कितना चैलेंजिंग था, कैसे कैसे प्लानिंग हुआ इसका? यस सर, चैलेंजिंग तो बहुत था, क्योंकि एक फिल्म बनाना और एक गाना बनाना प्रोसेस वही होता है, उसी तरह हमें पैसा इकट्ठा करना पड़ता है, उसी तरह स्क्रिप्टिंग होती है, उसी तरह चीजें सोचनी पड़ती है। इनफैक्ट कि हमें गाने पे भी काम करना पड़ता है। अगर गाने पे हम अगर शूट कर रहे हैं तो गाने का रिदम कितना, उसके टेम्पो क्या है, क्या होगा, क्योंकि एक गाना एक वो पूरे चीज का, एक इन्वायरमेंट का जिसको हम बोलते हैं, जिसपे हमने सोचा है, उसको पूरा सारांश दिखाना पड़ता है। एंड सिर्फ अगर आप एक गाना कर रहे हैं तो वो ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि आपको उसमें अगर स्टोरी आपने डाली, जैसे मैं मोस्टली गाने में स्टोरी डालने की कोशिश करता हूँ, तो वो स्टोरी जो होती है मैं उसको जस्टिफाइड भी करने की कोशिश करता हूँ कि भाई एंड तक जब लगे तो उनको ऐसा लगना चाहिए कि स्टोरी भी जस्टिफाइड हो गई है। तो उस वक्त चैलेंजेस 100% आता है। अपार्ट फ्रॉम अगर आप जब ये देखेंगे, जब पूरा गाना आएगा, तो हमने इसमें प्रोडक्शन में जिसको बोलते हैं, काफी हमने इस पे ध्यान दिया है ताकि लोकेशंस काफी अच्छे जाए। कपड़े के चेंजेस जो होते हैं वो लोग जो ऑफिशियली जो जानते हैं इसके बारे में, हमने काफी चेंजेस दिए हैं, लोकेशन चेंजेस किए हैं। सो जितना हमसे बेस्ट होता था हमने किया है। लेकिन एक बात जरूर है कि हाँ, प्रोडक्शन वैल्यू जिसमें हम बोलते हैं, प्रोडक्शन वैल्यू आप बढ़ा रहे हैं तो पैसे भी बढ़ते हैं, ऑब्वियसली बात है। लेकिन मैंने इतने साल जो काम किया इंडस्ट्री में, मुझे बहुत लोग बोलते थे, इनफैक्ट कि मेरे डैड भी पूछते थे, यार तुम इतना सारा काम करते हो, अच्छे से काम कर रहे हो, पैसा कितना कमा रहे हो? जो सब एक लोगों का एक चीज रहता है कि पैसे कितने आ रहे हैं। बट फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने पैसे पे, फैक्ट मैंने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि मैं पैसे कितना कमा पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि जो नसीब में लिखा है वो तो आना ही है कहीं ना कहीं से। लेकिन एक चीज बहुत बड़ी हुई, खास करके जो ये मैं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल करता, मून वाइट, जो आपने बोला जी कि इसकी लॉन्च जी भी जो है, हमने पोस्टर लॉन्च की थी, अनूप जी थे उसमें, जसविंदर जी नरोला जी थी। तो जी। वो जो है ये इवेंट जो मैं कर रहा हूँ इतने 8 साल, इस साल हमारा होने वाला है फिर दिसंबर में, तो ये 8 जी। साल कंप्लीट हो गया है। तो इसके थ्रू जो मुझे लोग मिले हैं, जितने सारे प्रोड्यूसर, क्योंकि इसमें सारे लोग आते हैं, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, हाँ। आर्टिस्ट, सारे आते हैं, अवार्ड्स मिलते हैं, ऑब्वियसली बैकग्राउंड स्कोर हो या कुछ भी हो, सब लोग आते हैं इसमें। सो उसकी वजह से जो मेरी पहचान मिली है, मुझे लोगों का जो सपोर्ट मिला है, वो मुझे लगता है वो मेरी कमाई है। जिसमें ये जैसे ये गाने के लिए मैंने एक फाइट सीन किया है, तो ये फिल्माले स्टूडियो में शूट हुआ, और मैं अच्छा। सुजॉय सर इनके सुजॉय सर जो है हम्म, इनके ये है ऑल इन ऑल है फिल्माले स्टूडियो हम्म, के। तो हाँ सर ने पूछा कि भाई तुम गाना अच्छा कर रहे हो, कहाँ शूट कर रहे हो? तो बोला कि सर थोड़ा बजट ऊपर जा रहा है, तो वी हैव टू बी वेरी हाँ केयरफुल अबाउट द बजट ऑल्सो। हाँ सो हाँ ही हाँ सेड कि कोई बात नहीं, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, आपको शूट करना है? बोला हाँ, फाइट सीन के लिए मुझे मैं लोकेशन ढूंढ रहा हूँ। सो उन्होंने, सुजॉय सर ने बोला कि व्हाई नॉट यू आर डूइंग इट। मैं बोला कि सर इतना बड़ा जगह है, मतलब मैं कैसे इसको अफोर्ड कर पाऊंगा? बट फ्रैंकली हाँ स्पीकिंग, उन्होंने बोला कि अफोर्ड की बात तो बात की बात है, पहले तुम शूट हाँ करो।
हाँ सो हमारे इंडस्ट्री में कहने का मतलब ये है कि ऐसे बहुत जगह पर मुझे सपोर्ट मिल गया है, जो लोगों ने कभी भी पैसे की वजह से मुझे नहीं बोला कि हाँ भाई इतना पैसा आपको देना है, ये काम को करना है। दे वर जेन्युइनली सपोर्टिंग मी। सो जो आज आपके थ्रू ये लोग सुन रहे हैं, जितने भी यंगस्टर हैं या जो हमारे मीडिया हम्म, के लोग हैं, ये हम्म, बात सच है कि अगर आपके साथ रिलेशन लोगों का अच्छा है, आपने अगर इस चीज को कमाया है रादर देन दी मनी, सो कहीं ना कहीं से आपको सपोर्ट 100% मिलने वाला है, जो मुझे मिला। आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड एंड माय फैमिली एंड माय फ्रेंड्स एंड फैंस की उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया एंड मैं इतना अच्छा गाना कर पाया। जी। सुहर्ष, आपको ब्रीफ क्या मिला था, कैसे आपने खुद को तैयार किया? आपका एक्टिंग का ये पहला असाइनमेंट नहीं था, लेकिन एक गाने में काम करना, फेशियल एक्सप्रेशन भी चेंज होते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं, तो कैसे आपने खुद को तैयार किया? मैं आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि जो आपकी उम्र के हमारे दर्शक हैं जो प्लान कर रहे हैं आगे फ्यूचर में इस तरह से कुछ करना, तो उनको थोड़ा गाइडेंस मिल सके आपके थ्रू। मैं काफ़ी टाइम से ये सोच रहा था। आई वॉज टेलिंग माई डैड सिंस अ लॉन्ग टाइम कि मुझे करना है, मुझे लॉन्च होना है। एंड ही ऑलवेज यूज टू से कि when the time is right, I will launch you. When the time is right, I will launch you. So I have been grooming. He has been grooming me since years right now, if you say. एंड काफी टाइम से होते अब मैं जब प्रिपेयर हो गया था, व्हेन ही टोल्ड मी कि ऐसा ऐसा अब स्क्रिप्ट लाया हूँ, ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट है एंड यू हैव टू डू दैट। सो आई वाज मेंटली प्रिपेयर्ड बचपन से ही कि मुझे लॉन्च कभी ना कभी तो होना है। बट वो जब एक स्पार्क आया कि अब मैं यस लॉन्च होने वाला हूँ, सो दैट स्पार्क वाज टोटली डिफरेंट एंड दैट एक्साइटमेंट वाज टोटली डिफरेंट। जी। मैं, क्योंकि आपकी जनरेशन के लोग इस गाने को बहुत ज्यादा देखने वाले हैं, तो कोई एक खास लाइन जो आपको बहुत ज्यादा दिमाग में बैठ गई हो, जिसको आप कहते हैं ना, आप कई बार उस लाइन को बहुत रिपीट कर रहे होते हैं मन ही मन में, ऐसी कोई लाइन है, ऐसा कोई आता है फ्रॉम माय सॉन्ग। मेंशन? हाँ, यस यस, सुहर्ष से पूछ रहा हूँ, फ्रॉम फिर माय आप भी बताइएगा, लेकिन सुहर्ष से मैं पहले पूछना चाहूंगा। हाँ। फ्रॉम माय सॉन्ग। यस यस यस। द मिड पैराग्राफ जो है, हम्म। वो मेरे दिमाग में हमेशा जहन में रहेगा। कैन आई सिंग इट? यस प्लीज प्लीज। रह गए ये साए यादों के, बचे हैं हाथ में ये टुकड़े वादों के, हुए जो हम जुदा, क्या मांगी थी तूने दुआ वो। सो ये जो वाह। पार्ट है, हम्म। ये हमेशा मेरे जहन में रहेगा एंड आई एम प्रिटी श्योर कि मेरे जनरेशन के जितने भी लोग हैं कैन डेफिनेटली रिलेट टू दीज लाइंस। जी। एंड व्हाट अबाउट यू देवाशीष, आपको क्या सबसे ज्यादा पसंद आया, जो जी। आपको लगता है कि ये जरूर जब हिट करेगा? हाँ, ये एक्चुअली देखिए, गाने जो जो लिसनर हमारे सुन रहे हैं उनको पता रहना चाहिए कि गाने जो है हमेशा धुन से नहीं बनते हैं। कभी-कभी लिरिक्स दिमाग में आता है, कभी-कभी धुन दिमाग में आता है। तो मैंने काफिर दीवाना जो किया था वो पहले मैंने धुन बनाया था, जी। और धुन बनाने के बाद जैसे मैं गाना लिखता हूँ, ऑब्वियसली मैं भी गाना हाँ। लिखता हूँ, मैं भी लिरिक्स का काम करता हूँ, लेकिन हमने ट्राई किया था एंड सुहर्ष भी हम्म। गाना लिखता है, तो वी वर आई मीन सेम, कहीं न कहीं से वो जो जिसको बोलते हैं कि चीज़ें जो है वो गॉड गिफ्टेड है ही कहीं न कहीं। तो हम लोग डिस्कशन करते थे जब मैंने धुन बना लिया कि इसके लिरिक्स क्या होंगे। तो मैंने काम करना स्टार्ट किया, लेकिन काफ़ी टाइम लग गया, मुझे लिरिक्स वो हिट नहीं कर पा रहा था। तो फिर मैं सोचा कि क्या करें, और बहुत बड़े लेवल से भी इसको लॉन्च करना था। तो सुहर्ष ने भी अपना आउटपुट दिया, बोला कि मैं भी लिख सकता हूँ, व्हाई नॉट, वी आई कैन आल्सो हेल्प यू लाइक। तो हम लोग बैठ हम्म। गए, कुछ-कुछ वो कभी एक पैरा लिखता था, मैं कभी एक पैरा लिखता था, बहुत इंटरेस्टिंग होता था। कभी-कभी वो बोलता था नहीं-नहीं मुझे ये लाइन नहीं चाहिए, बकवास लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये फीलिंग को नहीं दे रहा है। कभी-कभी उसके लाइन्स जो आते थे मैं बोलता था ये बकवास लग रहा है। तो हम लोग बहुत इस पॉइंट पे डिस्कशन करते थे, बट अल्टीमेटली जब ये समय आ गया कि भाई अब इस गाने को जो है हम शूट पे लेकर जाएँगे एंड डबिंग करना है, तब हमारे दिमाग में आया, मेरे डैड ने कहा कि कुमार से क्यों नहीं बात करते हो इस चीज़ के बारे में? तो मैंने बोला कि कुमार सर अभी काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुके हैं। वो फ़िल्म में इतने बड़े-बड़े गाने लिख रहे हैं, तो हालाँकि कुमार सर ने पहले भी गाना लिखा है मेरे एल्बम का जो मैंने किया था, तो उसमें उन्होंने 2-3 गाने दिए थे, काफ़ी हिट हुआ था वो भी गाना। ऐ सॉरी तुझे सलाम करके मेरे एल्बम आया था।
सो कुमार सर को मैं काफी साल से जानता हूँ, मैं बोला ठीक है मैं एक बार ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन बेटर कि आप अगर उनको बोले ये बात तो पापा ने कहा कि ठीक है मैं एक बार बात करता हूँ कुमार सर से, और फिर आप देखो कि अगर वो रेडी होते हैं आपके गाने को लिखने के लिए। मैंने बोला ठीक है। तो कुमार सर का पापा ने फोन किया, फिर मैंने उनको फोन लगा के उनसे बात की। कुमार सर ने बोला ठीक है अभी तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, आप मेरे ऑफिस में आ जाए। तो फिर मैं और सुहर्ष जो है जब जा रहे थे, तो सुहर्ष और मैं कुमार सर को जानता हूँ ऑब्वियसली कि वो कैसे काम करते हैं। तो सुहर्ष को मैंने बोला देखो अगर कुमार सर के सामने बैठ गए तो वो तुमको गवाएंगे, तुम्हारी आवाज चेक करेंगे, तुम्हें कुछ भी बोलेंगे करने के लिए उस वक्त की जिससे रिलेट हो कि वो गाना किसके लिए लिख रहे हैं, है ना। इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट। तो सुहर्ष बोला अरे कोई बात नहीं है, वो क्यों गवाएंगे, हम तो जानते हैं ना उनको, हमें जानते हैं वो कर देंगे। मैंने कहा ठीक है तुम जाके देख लो। वेरी इंटरेस्टिंग, जब हम कुमार सर के ऑफिस में पहुंचे तो मैंने धुन सुनाया, और उन्होंने बहुत, पहले तो मैंने बताया नहीं कि मैंने वो धुन को किया है, कंपोजिशन मैंने किया है। तो सर को मैंने बोला कि सर ये गाना है और आप इसमें देखिए क्या लिरिक्स लिख सकते हैं इसमें, तो विल बी वेरी प्राउड ऑफ इट, लाइक वेरी हैप्पी। तो कुमार सर ने पहले पूछा गाना सुनने के बाद कि ये कंपोजर कौन है। तो फिर मैंने कुमार सर को बताया कि कंपोजिशन मैंने ही किया है, एंड ही वाज वेरी हैप्पी। एंड उन्होंने बोला कि ठीक है सूरज एक काम करो तुम गाना सुनाओ। तो सूरज ने गुनगुनाना स्टार्ट किया, एक दो गाने कुमार सर के भी उसने गाने गाए, एंड बहुत अच्छा लगा उनको। एंड देन उन्होंने सुहर्ष को कॉन्ग्रेचुलेशन किया, बोला कि बिल्कुल मैं ये गाना कर रहा हूँ और ये मैं गाना लिख कर दूंगा। तो सुहर्ष ने, अब ऑब्वियसली नई जनरेशन के बच्चे तो थोड़ा सा वो फास्ट रहते हैं कि सर कब तक हो जाएगा, कब तक हो जाएगा गाना ये। तो सुहर्ष को बोला कि नहीं नहीं टाइम लगेगा, गाना सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, ये फलाना ठिकाना। तो सुबह थोड़ा सा सोच लेगा अरे यार इतना, एक तो मुझे लॉन्च होना है, इतना टाइम तो जा रहा है, उसमें भी थोड़ा टाइम जाएगा। कट शॉट टू 3 दिन के बाद गाना जो है कुमार सर ने लिखकर भेज दिया। 2 दिन एंड इट वाज, हाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग था वो गाना। 2 दिन में, 2 दिन में गाना भेजा। एंड जो इसके शब्द हैं काफिर दीवाना, जो इसका टाइटल था एक्चुअली हमने ढूंढा था, टाइटल जो है काफिर दीवाना। ये टाइटल सुहर्ष और हमले मिलके और मेरी मॉम ने मिलके हमने डिसाइड किया था, क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन भी मैंने, गाने जब कंपोजिशन हो गए थे तो मैं वो गाना का म्यूजिक सोच सोच के कहानी लिखता था। और इनफैक्ट कि जब ये म्यूजिक बना था उससे पहले मैंने कहानी लिख दी थी कि ये मैं ऐसा करूंगा, क्योंकि सुहर्ष को लॉन्च करना था एज एन आर्टिस्ट इन सेंस कि वो सिंगर तो ठीक है, लेकिन उसको एक्चुअली फिल्म में काम करना है, या सीरियल में काम करना है, या वेब सीरीज में काम करना है। तो वो मुझे बार बार बोलता था कि मुझे गाना तो ठीक है मैं गाऊंगा, ऑब्वियसली वन ऑफ माई पैशन है, लेकिन मुझे एक्टिंग करनी है। तो मैंने बोला कि बॉस अगर मैं फिल्म बनाने के लिए जाऊंगा तो ये बहुत बड़ा खर्चा हो जाएगा, व्हाई नॉट मेक सच सॉन्ग दैट जिसमें ये गाना भी एक आ जाए और आपका गाने का भी प्रेजेंटेशन हो जाए और एक फिल्म की तरह ये लॉन्च भी हो जाए। सो इस हिसाब से हमने किया जी। सुहर्ष ये कितना हेल्प करता है कि आप एक्टिंग के साथ सिंगर भी हैं, आपको लगता है कि आपके करियर में ये बहुत आगे मदद करेगा? जी सर, सिंगिंग और एक्टिंग दोनों ही एक अलग ही दोनों ही फील्ड में एक अलग ही मजा है, एक अलग ही एक्सपीरियंस दोनों ही फील्ड में आपको मिलता है। बट मुझे बिकॉज बचपन से ही सिंगिंग का बैकग्राउंड रहा है, एंड माय डैड एंड माय ग्रैंडमदर हैज बीन माय बिगेस्ट इंस्पिरेशन। सो डैड को मैं बचपन से देखते हुए आया हूँ कि वो एल्बम्स करते हैं, शूट्स करते हैं। मैं बचपन में उनके एक ए सॉरी तुझे सलाम अभी जो उन्होंने नाम लिया एल्बम का, उस एल्बम में भी मैं कास्ट हो चुका हूँ। सो एक सिंगिंग और एक एक्टिंग दोनों में ही एक अलग ही एक्सपीरियंस मुझे मिला है। सो बचपन से ही जो एक माहौल रहा है घर में, हमेशा सिंगिंग, दादी भी हमेशा ही गाना घर में बजता रहता था। फिर वी परचेज्ड दैट सारेगामा कारवां हम लोग ने उनको दिया, वो हमेशा बजता रहता था घर में। सो घर में हमेशा माहौल सिंगिंग का ही रहा है। सो आई हैव बीन born and brought up in a very musical family. सो दोनों का ही एक्सपीरियंस मुझे काफी अच्छे से इस काफिर दीवाना के थ्रू मुझे काफी अच्छे से और एक्सपीरियंस करने को मुझे मौका मिला है जी। देवाशीष, अगर हम देखें आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर भी काफी है और आपके साथ बाहर की ऑडियंस भी जुड़ी हुई है। आपको जब आप गाना ये कर रहे थे उस वक्त आपके दिमाग में था कि मतलब ये इंटरनेशनल लेवल पर जाएगा तो कैसा रिस्पांस होगा? आपके दिमाग में वो थी सारी बातें?
हाँ, बिल्कुल थी, कहीं न कहीं से ये चीज़ें। क्योंकि हम्म। अगर आप अभी समय भी देखने जा रहे हैं, मतलब जो जिस तरह से सोशल मीडिया आगे बढ़ी है का एंड जी इनफैक्ट कि कोविड के बाद जो सिचुएशन चेंज हुआ, मतलब पूरा जी हाँ टॉपसी टर्वी जिसको बोलते हैं, पूरी दुनिया हाँ बदल चुकी है। हाँ हाँ सोशल हाँ मीडिया इतनी आगे बढ़ गई है, और जिस वक़्त ये कोविड भी आया था, हाँ उस हाँ वक़्त भी हम ये चीज़ों को लेके बात करते थे कि हम कैसे फेस्टिवल भी करेंगे, क्योंकि मेरा इतना बड़ा हाँ फेस्टिवल जो चल रहा था, वो अचानक से हाँ सब हाँ लोगों ने बोला कि अब तो बंद करना पड़ेगा। लेकिन एट दैट टाइम हम्म, ऑल्सो मैं फेस्टिवल को बंद नहीं किया, और मैं ऑनलाइन जिस तरह अभी आज हम जुड़े हुए हैं, इसी तरह मैंने हाँ रास्ता ढूँढा और मैंने उसको कंटिन्यू किया। एंड वो हाँ बहुत बड़े लेवल से इनफैक्ट कंटिन्यू हो गया, क्योंकि हम्म। मेरे फेस्टिवल में जब ऑनलाइन मैंने लिया तो फॉरेनर्स बाकी कंट्रीज के लोग जुड़ गए। इनफैक्ट कि हम्म। एम्बेसडर्स भी जुड़ गए हमारे साथ, अर्मेनिया के जुड़ गए, फिर चेक रिपब्लिक एम्बेसडर्स जुड़ गए, उन्होंने प्रोग्राम देखना स्टार्ट किया, ऑनलाइन आना हम्म, स्टार्ट किया, हाँ एप्रिसिएशन मिला, कॉन्सुलेट जनरल इसके नीदरलैंड के आ गए। तो मेरा जो एक्चुअली फील्ड है, सो हम्म। कमिंग टू दैट पॉइंट कि हिंदुस्तान जो हिंदुस्तानी है, वी आर सो प्राउड दैट वी आर नॉट ओनली इन इंडिया, वी हैव रीच टू ऑल दी एंटायर वर्ल्ड एक्चुअली। एंड इंडियंस जो हैं वो वहां पर, आप यूएस में चले जाए चाहे लंदन चले जाए, सब जगह हिंदुस्तानी है। सो ये हम्म, जो मैंने गाना किया, ये कहीं ना कहीं से मेरे दिमाग में था कि उनके पास भी ये गाना पहुंचे, डिजिटल जी थ्रू पहुंचे। एंड जहां तक मैं ये भी शेयर करना चाहूंगा कि ये गाना जो है रिलीज हो रही है, ये पूरी वर्ल्ड वाइड रिलीज हो रही है, नॉट ओनली जी इन इंडिया बट। जी। मैं इसी पॉइंट पर आ रहा था कि हाँ जी, हाँ जी। जब आप गाने को इंटरनेशनली लेकर जाते हैं तो जाहिर है हाँ जी। पहला तो आपके जहन में ये होता है कि एनआरआईज इसको देखेंगे क्योंकि ऑब्वियसली लिरिक्स हिंदी में है। और हिंदी क्या में। क्या प्लानिंग होती है या चैलेंज होते हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो इंटरनेशनल ऑडियंस को भी इक्वली केटर कर रहे हैं। कर रहे हैं, और हाँ। आप इसको लंबे टाइम से कर रहे हैं, तो क्या बातें होती हैं, क्या चैलेंजेस होते हैं जिनका आप लोग ध्यान रखते हैं जब हम इंटरनेशनली सोचते हैं? इंटरनेशनली बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि जब गाना रिलीज होता है, जब गाना हम रिलीज करते हैं, सो वहां पर सबसे पहला चीज क्या आती है? लैंग्वेज बैरियर, है ना? लैंग्वेज बैरियर आता है। बट जिस तरह से ट्रेंड्स चेंज हुआ है, जिस तरह से यंग जनरेशन जो अडेप्शन, जो फॉरेनर्स, हम फॉरेनर्स की बात कर रहे हैं, इंडियन तो ऑब्वियसली बात है, इंडियन है तो वो हिंदी तो समझेंगे ही। बट आप अगर इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पर अगर आप जाएंगे, सो मैं आजकल देख के हैरान होता हूँ कि क्लासिकल सिंगर्स जो हैं वो फॉरेन में बैठे हुए हैं और आजकल गाना गा रहे हैं, सारे गामा गाते हैं, सारे सुर उनको पता है। इनफैक्ट कि वी आर वेरी सरप्राइज कि ये वो चीज को कैप्चर कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं से हिंदुस्तान का अगर गाना जो है, अगर उनके कंट्री में पहुंचता, भले वो हिंदुस्तानी ना हो, लेकिन जो ग्रैप्सिंग जो होने लगी है आजकल, जो लोग हमारे कल्चर को, हाँ एंड वी आर सो प्राउड ऑफ इट कि हमारे इंडियन कल्चर को लोग जो पहले से तो खैर काफी सालों से हाँ हाँ ये चीजें हिंदुस्तान को अपनाया जा रहा है, जिसमें योगा वगैरह आता है, काफी चीजें आ जाती हैं। हम्म। लेकिन ये जो गाने का ट्रेडिशन है, जैसे हाँ म्यूजिशियन को भी आप ले लीजिए, सितार ले लीजिए, और काफी सारे ऐसी चीजें हैं, जो तबला है, वो हम्म। फॉरेनर यूज करने स्टार्ट कर दिया है, एंड दे आर सो हाँ प्राउड ऑफ इट कि हम ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसका उन्होंने शायद नाम भी ना सुना हो। बट हाँ अब जो ये एक माहौल बना है, जिसको हम सोशल मीडिया और ये इंस्टाग्राम और फेसबुक बना है, इससे काफी दुनिया जो है जुड़ चुकी है। एंड मेरे लिए चैलेंज होते हुए भी कहीं ना कहीं से बहुत ही ज्यादा खुश नसीबी मैं उसको बोल सकता हूँ कि हम उन फॉरेन के बीच में भी पहुंच रहे हैं जो इस गाने को समझते हैं। एंड सॉन्ग्स जो होता है वो इमोशन होता है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती है कि आप एक्शन से भी लोगों को समझा सकते हैं, रादर देन दी लिरिक्स एक्चुअली। सो ये कहीं ना कहीं मैं फील करता हूँ। सुहर्ष, अगर हम बात करें आपसे सिंगिंग के मामले में, आपके रोल मॉडल कौन रहे हैं? किसकी तरह, किसको देखकर आप, होता है ना हर किसी का एक हीरो होता है, आपका हीरो सिंगिंग में कौन है? और ये मत बोलना डैड है। नहीं, ऑफ कोर्स, फर्स्ट फर्स्ट तो बिकॉज आई हैव बचपन से ही हमेशा मैं जैसे बोलते हुए आया हूँ, तो बचपन से ही माहौल में वही देखा हूँ। तो फर्स्ट इंस्पिरेशन इन एवरीथिंग आई एम राइट नाउ इज माय डैड। एंड द सेकंड इंस्पिरेशन वुड बी, जो मेरे रोल मॉडल रहे हैं, हाँ ही इज अरिजीत सिंह। ओके ओके। आई एम अ डाई हार्ट फैन ऑफ अरिजीत सिंह। एंड व्हाट अबाउट एक्टिंग? एक्टिंग में आप किसको एडमायर करते हैं? एक्टिंग में मैं बहुत ज़्यादा ही पसंद कर रहा हूँ राजकुमार राव को। ही हैज़ ओके रियली रियली
great sense of acting and the facial expressions. It's completely natural. उनका जरा भी कहीं पर भी ओवर एक्टिंग या एक्स्ट्रा कोई भी चीजें नहीं लगती। आई एम नॉट सेइंग कि बाकी एक्टर्स ओवर एक्टिंग करते हैं, बट उनका जो राजकुमार राव जो करते हैं, ही इज कम्प्लीटली डिफरेंट। जो फीडबैक आपको मिला सुहर्ष, और मैं आपको स्पेसिफिकली इसलिए कह रहा हूं कि आपको आपके एज ग्रुप के लोगों से मिला होगा, क्या कहना था उन लोगों का, क्या सोच रहे थे वो? रिलेटिंग टू माय काफिर दीवाना, यस यस। even they were pretty surprised that a lot of people knew me from my school days, and school days में I have उस वक्त तो beard वगैरह कुछ भी नहीं था, so काफी काफी ज्यादा ग्रूम हो गया, काफी ज्यादा चेंजेस आ गए। सो इवन माय फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड्स, माय उनके पेरेंट्स काफी ज्यादा शॉक में थे दैट आई कंप्लीटली चेंज्ड, एंड काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला फ्रॉम माय फ्रेंड्स, फ्रॉम माय स्कूल फ्रेंड्स, ओल्ड डेज, बिल्डिंग फ्रेंड्स, एवरीवन। देवाशीष, आपसे जानना चाहूंगा कि इंडस्ट्री में आजकल बहुत मुश्किल होता है पांव जमाना। हम देख रहे हैं बड़ी बड़ी फिल्में भी फ्लॉप हो जाती हैं, सैकड़ों करोड़ रुपया लगाकर बनी हुई चीजें लोग नहीं देखने जाते। अब बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आप किसी को कन्विंस करें कि आप अपना 500 रुपया खर्च करके हमको देखने आइए वीकेंड पर, 3 घंटा बैठिए हॉल में। म्यूजिक इंडस्ट्री के अलग अपने चैलेंजेस हैं। आप कैसे देखते हैं इस समय इस इंडस्ट्री को? हम आपके गाने नहीं, हम ओवरऑल इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। सर, ये बात सच है कि इंडस्ट्री जो है, एक्चुअल में अगर बात किया जाए, हमारे इंडिया का ही नहीं, जहां तक अब इसी इंडस्ट्री में मैं जुड़ा हुआ हूं, तो जिस तरह से चैलेंजेस आ रहे हैं, ऑफ कोर्स जो समय अब चल रहा है, काफी चीजें चेंज हो गई है, एंड वो चीजें जो है इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं से मुझे लग रहा है कि वो नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आ रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए था। जैसे सोशल मीडिया बढ़ गई है, वो एक हमारे लिए ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से जो ट्रेंड था, स्पेशली गाने को लेकर और थिएटर्स को लेकर, ये हर कंट्री में कहीं ना कहीं से इकोनॉमिक इम्पैक्ट करता है। पिक्चर एक ऐसी चीज होती है, या गाना एक ऐसा चीज होता है, जहां से इकोनॉमिक आती है, एक्सचेंज ऑफ कंट्रीज होती है, भाषा, आना जाना, ट्रैवल, बहुत सारी चीजें जो होती है वो रिलेट करती है। अब जहां से मैंने ये कुछ साल में, मैं कोविड का इसलिए बात करता हूँ क्योंकि कोविड ने रियलिटी में लोगों को झिंचोड़ दिया है, लाइफस्टाइल चेंज कर दिया है। उसके बाद ही ये सारे जो नेटफ्लिक्स है वगैरह लोग ज्यादा पसंद करने लगे हैं, अमेजोन को पसंद करने लगे हैं। तो ये घर बैठे जो लोगों को चीजें जब पसंद आने लगी है, एंटरटेनमेंट घर बैठे मिलने लगा है। तो ये इम्पैक्ट हमारे इंडस्ट्री के लिए, एज अ सिंगर बोलो, एज ए म्यूजिशियन बोलो, एज अ एक्टर बोलो, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया है, एंड ये खराब इम्पैक्ट किया है, जो कि नहीं होना चाहिए था, और हमारे इंडस्ट्री के लिए बहुत खराब, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जिसको हम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बता सकता हूँ आपको कि वैसे काफी लोग बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी काम कर रहे हैं, बट टू बी वेरी फ्रैंक एंड टू बी वेरी ब्लंट ऑन दिस पॉइंट, आप जितने भी अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं जिसको मैं लाइक करता हूँ, बहुत ही टैलेंटेड है, रणबीर कपूर है, रणवीर सिंह है, और काफी अब जितने भी सुहर्ष ने भी जिनका नाम लिया, ऐसे कितने सारे एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं जो काफी लंबे रेस तक चलने चाहिए थे। लेकिन अगर आप बॉलीवुड में देखेंगे तो बिल्कुल ही पूरा ट्रेंड, उनके पिक्चर्स बिल्कुल आउट ऑफ मार्केट है। वो 4 साल में एक पिक्चर है, शायद मुश्किल से वो भी कर रहे हैं, वो भी हिट होगी कि नहीं उसका भी कोई गारंटी नहीं है। हमारे टैलेंट भरा पड़ा है, और अगर आप कहते हैं कि भाई ये नेपोटिज्म है, फलाना है, ढकाना है, मैं इस पे कोई बिलीव नहीं करता हूं, क्योंकि आप अगर अदर वे में अगर एग्जांपल लेंगे तो ऐसे बहुत सारे घर में आर्टिस्ट बैठे हुए हैं जिनके बच्चे जो है कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, उनको कोई पूछ भी नहीं रहा है, और उनके फादर को या उनकी मदर को बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं। सो ये जो लैंग्वेज है नेपोटिज्म है, कहीं ना कहीं से, या आप फैमिली के बच्चे को ही आप लोग आगे बढ़ाते हैं, वैसा मुझे लगता है कि वैसा कुछ नहीं है। हम टैलेंट ढूंढते हैं, बट हाँ ये जरूर एक चीज हो जाती है कि अगर वो टैलेंट जो है आपके पास में, नजदीक में हो, तो हमको काम करने में इजी हो जाता है वो, क्योंकि हम उसको बोल सकते हैं, हम शेयरिंग कर सकते हैं। बट अगर आप किसी इंडस्ट्री के लोगों को लेते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमें वो जो एक अपनापन होता है उसको टाइम लग जाता है अपनाने में, कि भाई हम एक फैमिली की तरह काम करने वाले। क्योंकि मैं हमेशा जब भी काम करता हूँ इंडस्ट्री में, मैं कभी भी प्रोफेशनली काम ऑब्वियसली लाइन फॉलो करता हूँ, लेकिन एक जो माहौल बनता है सेट पे या काम करने पे, तो वो हमारे दोस्त की तरह जो फैक्टर्स होते हैं जो हम शेयरिंग कर सकते हैं। क्योंकि सी
बीइंग अ डायरेक्टर और बीइंग अ प्रोड्यूसर और बीइंग अ सिंगर, हमेशा मैं इस चीज को चैलेंज में लेता हूँ कि भाई आई एम नॉट द राइट पर्सन फॉर एवरीथिंग. द आउटपुट कम्स फ्रॉम द कैमरामैन ऑल्सो. बाजू का स्पॉट बॉय है वो भी बोलता है मुझे, जो मेरे पीछे असिस्टेंट है वो भी मुझे बोलते हैं, मेरे फैमिली मेंबर भी बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं किया, हम ऐसा कर सकते हैं. एंड आई टेक इट वेरी पॉजिटिवली. जबकि मैंने एटीट्यूड देखे डायरेक्टर के बॉस वो माइक लेके बैठते हैं एंड वो जो चाहते हैं वही होना है और कोई कुछ नहीं करता. बट मैं ऐसा कभी काम नहीं करता हूँ. मैं सोचता हूँ कि एवरीवन आउटपुट, और वो लोग इतने मेरे साथ हैप्पी रहते हैं, मेरी टीम जो है, कि वो काम करना चाहते हैं. अब नेक्स्ट टाइम वो मुझे फोन करके खुद बोलते हैं कि सर नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है आपका, कब करने वाले हो, हम आपके साथ काम करें. मैं बोला कि बॉस डोंट बिलीव कि मैं बहुत बड़े पैसे देने वाला हूँ, लाइक मैं बहुत कुछ ऐसा कर रहा हूँ. बट बोलते डजंट मैटर, आप प्लीज हमें टेक्स्ट करें कि कब नेक्स्ट काम करने वाले हैं. सो ये चीज बहुत जरूरी है. बट कमिंग टू द पॉइंट जो आपने कहा है सर, इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा नेगेटिव की तरफ चली गई है. इकोनॉमिक बहुत इसकी वजह से डाउन हो गया है. आर्टिस्ट घर पे बैठ गए हैं. बड़े बड़े आप नाम ले लो, सारे सिंगर्स के भी बड़े बड़े नाम ले लो. अरिजीत जी का बहुत बड़ा, मैं भी अरिजीत का फैन हूँ. मोहित चौहान, अरिजीत सिंह, बस और कुछ. जबकि शान है, सोनू निगम जी हैं, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जो सिंगर्स हैं, उदित जी हैं, कुमार शानू है. सी वॉइस, आप अगर बोलोगे कि वॉइस, तो भाई ट्रेंड वॉइस का वो गाना अभी भी गा सकते हैं और अभी भी बहुत अच्छा अच्छा गाना गाते हैं. आज अगर आप उनके बारे में जानेंगे, अगर लोग सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन रियलिटी जाके चेक करें कि कितने सारे वो इवेंट कर रहे हैं फॉरेन में जाके, कितने बड़े बड़े वो शोज करते हैं, कितने लंबे लंबे शोज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अनूप जलोटा जी को ले लीजिए, जो हमारे जूरी पैनल में भी हैं. आप उनकी बात कर ले, वो भजन और गजल गाते हैं. भजन ही मोस्टली तो उनको लोग भजन के नाम से ही जानते हैं. लेकिन भाई साहब आज जितना वो शो कर रहे हैं, हर हफ्ते वो कभी लंदन, कभी यूएस, कभी इस कंट्री, कभी उस कंट्री में जाते रहते हैं. अगर आप पेज को फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा आज इस एज में भी वो इतने सारे शो कर रहे हैं. क्या उसका व्हाई दिस इज हैपनिंग. बेसिकली कहने का मतलब है कि टैलेंट है तो फिर काम की कमी नहीं है, और टैलेंट नहीं है तो फिर तो आप ढूंढते रह जाएंगे, कहीं ना आपको कहीं से. हाँ, काम करना पड़ेगा. हम वापस आपके बिल्कुल. गाने पर लौटते हैं और सुहर्ष से रिक्वेस्ट हाँ जी. करेंगे कि आप हमें गाना गुनगुना कर सुनाएं, क्योंकि किसी भी सिंगर का इंटरव्यू अधूरा होता है जब तक वो अपनी आवाज में अपना गाना ना सुनाए, और ये आपका पहला गाना है जो इस तरह से लोगों के बीच में आएगा. जी, जी, ज़रूर। मैं काफ़िर दीवाना राहों में खड़ा हूँ, मैं तेरी खातिर खुदा से लड़ा हूँ, और तूने चुन ली दुनिया मुझको छोड़ के, क्यों दे गई मुझको मंज़र दर्दों का। वो वो थैंक यू, थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट देवाशीष एंड सुहर्ष, काफिर दीवाना के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आपने हमारे साथ बात करने के लिए समय निकाला, और हम इंतजार करेंगे आपके अगले एल्बम का, आपकी अगली फिल्म का, आपके अगले काम का. हमें बताते रहिए. बहुत बहुत शुक्रिया.